वेलकम टू जक्सा 24/7। आज हम लोग महेश बर्णवाल के द्वारा लिखा गया एनसीईआरटी सार की प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि महेश बर्णवाल ने एनसीईआरटी सार में क्या क्या लिखा है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार बाय महेश बर्णवाल। पहला है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। पहला इसमें दिया गया है, इतिहास किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। यहाँ पर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्का बोला जाता है, पंचमार्क कॉइन्स। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाना जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। नेक्स्ट हम लोग के पास भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित कौन है? तो प्री हिस्ट्री, ये जो है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित है। इंडिका किसकी कृति है? स्टुअर्ट मिल्टन की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्रियों ने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ था? ये हाथी गुफा में प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वो है वीए स्मिथ। हिस्ट्री को यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल। थर्ड है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में इसमें मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व तक, मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व तक के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे। नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य किंतु अपठनीय।
ये जो आपका आदि ऐतिहासिक काल है, इस समय लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य ही है जो है वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी का स्रोत है। एकमात्र जानकारी का स्रोत प्रागैतिहासिक काल का पुरातात्विक साक्ष्य है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। कहाँ पर? तो ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ये है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? वो जेम्स प्रीशेप। जेम्स प्रीशेप ने ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वो थे वैश्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? वो है आपका मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? वो है आपको कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? वो है आपका गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? वो है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? वो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। यहाँ पर है प्रमुख अभिलेख व शासक। प्रमुख अभिलेख व शासक यहाँ पर हम लोग को देखना है। अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयोग स्तंभ अभिलेख
समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशावमेन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। महाभारत का प्रारंभिक अभिलेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के बाद सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। एक बार हम लोग फिर से देखें। महाभारत का प्रारंभिक अभिलेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? ये आपको शुंग काल से जानकारी मिलती है। वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सी यूकी में किया है। नेक्स्ट है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? ये आपको पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है मार्को पोलो द्वारा। पतंजलि के महाभाष्य किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का पता चलता है। यहाँ पर है चीनी लेखकों का वर्णन। पुस्तक है, लेखक है फाहियान, समय 399 to 414 399 से 414 ईस्वी। रचनाएं भारत दशा का विवरण, और इसमें उन्होंने विवरण किया। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। फाहियान, उसने रचना उसकी है भारत दशा का विवरण। उसमें यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। नेक्स्ट है,
वेनसोंग। वेनसोंग 629 से 645। रचना सीयूकी। पाश्चात्य संसार के लिए सीयूकी। वेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। वेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी बौद्ध यात्रा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। चीनी बौद्ध यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। पंडित कहा जाता है। इत्सिंग प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। इत्सिंग ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखा, जो कि चीनी बौद्ध यात्री नालंदा में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पाषाण काल। पाषाण काल में है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मीन्स पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीन्स मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल मीन्स नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। निम्न पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पाषाण काल ये आपको 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। इसमें आपका पॉइंट आता है कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया गया है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, वो पत्थर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है, ये जम्मू द्वीप का खंड है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, उसे पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौर नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, वो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जीते हुए खेत का साक्ष्य
किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? वो आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वो तांबा का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। चाकोलिथिक युग चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चाकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाणकालीन युग। स्थान इनाम गांव, राज्य महाराष्ट्र। प्राप्त साक्ष्य में कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव से, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दायमाबाद, राज्य महाराष्ट्र। कलश स्वाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। कलश स्वाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल दायमाबाद से ही प्राप्त हुआ है। नौदा टोली, जो कि महाराष्ट्र में है, नौदा टोली, यह इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रयोग मिले हैं। नौदा टोली महाराष्ट्र में जो है, वहां से चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है। निवेशा, जो महाराष्ट्र में है, वहां से पटसन का साक्ष्य मिला है। पटसन का प्रथम साक्ष्य जो है निवेशा महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी निवेशा महाराष्ट्र से मिले हुए हैं। ताम्रवती, जो कि राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल का युग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में किया गया था। अगला है पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में किस प्रारंभिक पाषाण युग के
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश। कुंभकारी जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? ये आपको नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी। पेबल उपकरण संबंधित है। पेबल उपकरण निम्न पाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? ये पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर व फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर व फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल महदेहा और सराय नाहर राय है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये उच्च पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? ये मध्य पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त हुआ। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल से सीखा। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित उपकरण ये जो है आपको सराय नंदन से प्राप्त हुआ है। सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? गौरिक मृदभांड का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ये आपको सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? गौरिक मृदभांड पात्र का जो है ये गौरिक मृदभांड जो है ये आपको हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। गौरिक मृदभांड। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, सूतकांगेडोर हड़प्पा और कोटजी है। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम ये आपको राज्य कब्रों में माली के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम में जो कि कश्मीर में है, यहाँ से
कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल जो कि कश्मीर में है, गुफकराल जो कश्मीर में है, यहाँ से जो है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, दूसर में मांडू का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफकर काल जो कि कश्मीर में है, यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, घूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिला है। गेहूं की 3, जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य भी पाकिस्तान से मिला है मेहरगढ़ से। महदह गोलाकार झोपड़ी का प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशुवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश के महदहा से गोलाकार झोपड़ी, धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से धान की खेती का प्रमाण मिलता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से धान की खेती का प्रमाण मिलता है, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। धान की खेती का प्रमाण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। संगनकल्लू कर्नाटक राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल, ये जो कर्नाटक में है पिकलीहल, यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पिकलीहल जो कि कर्नाटक में है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म प्रमाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। सारूतारू जो कि असम में है, यहाँ से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सिराज जो कि बिहार में है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दावोजली असम में है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। नावदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया। ये नावदा टोली जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता किस काल में है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफिक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता
आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरें घोड़े का अंकन पर नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों घोड़ों के अंकन पर नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मणी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ की गई थी? तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में की गई थी। वैदिक सभ्यता की समकालीन मिस्र सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। नेक्स्ट है भारत भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? ये आपको उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड। भारत के किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? ये उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? ये आपको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। चांदी की उपलब्धता भारत में। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हम लोग के पास सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? ये आपको कालीबंगन है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर में हड़प्पा की सीमा में इधर है आलमगीर उत्तर प्रदेश, सुत्कागंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि है किधर है साउथ में, अमांडा जम्मू कश्मीर। लोथल को लघु पाषाण या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा कालीन स्थल और उसके महत्वपूर्ण तथ्य। स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी और प्राप्त साक्ष्य। पहला है हड़प्पा। ये जो है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। उत्खननकर्ता राय बहादुर शाहनी, व्हीलर माधव, स्वरूप वत्स। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। उत्खननकर्ता राय बहादुर, दयाराम शाहनी, व्हीलर माधव, स्वरूप वत्स। वर्ष 1921। रावी नदी के किनारे यहाँ से अन्य भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख पर बैल, कांस्य दर्पण आदि प्राप्त हुए हैं। फिर से एक बार, हड़प्पा पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता इसे कौन है? राय बहादुर दयाराम है। वर्ष कौन सा था? 1921। किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। प्राप्त साक्ष्य में अन्न भंडार मिला है, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी मिला है, पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक मूर्ति मिला है, गरुड़ मिला है, चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख पर बैल, कांस्य दर्पण। ये इतनी जो है चीजें, इतनी प्रमाण आपको हड़प्पा से मिला हुआ है। नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि लारकाना जिला पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर। यहाँ पर उत्खननकर्ता में राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर थे। वर्ष 1922। नदी सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही पुरोहित का आवास, मोहनजोदड़ो से ही महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, मोहनजोदड़ो से ही दाढ़ी बनाने वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के लारकाना जिला में है। उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर हैं। ईयर कौन सा है? 1922। नदी सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी बनाने वाले मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है लोथल, जो कि अहमदाबाद जिला में गुजरात में है। लोथल जो कि अहमदाबाद जिले के गुजरात में है। खननकर्ता रंगनाथ राव। वर्ष 1955 से 1962। 1955 से 1962। नदी भोगवा। यहाँ से गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकार अग्निवेदिता, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुखी राक्षस का अंकन,
फारस की मुहर, घोड़े की मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चलाक लोमड़ी का चित्र आदि है। लोथल जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, वर्ष 1955। नदी भोगवा, यहाँ से गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकार अग्निवेदिता, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दोमुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चलाक लोमड़ी का चित्र आदि प्राप्त हुए हैं लोथल से। अगला स्थल है आपका चान्हो दाड़ो, जो कि सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान में। खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके व एन.जी. मजूमदार। अर्नेस्ट मैके व एन.जी. मजूमदार। वर्ष कौन सा था, 1931। नदी सिंधु। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि प्राप्त हुए हैं। चान्होद्रो जो पाकिस्तान में है, खोजकर्ता है अर्नेस्ट मैके व एन.जी. मजूमदार। वर्ष 1931। नदी सिंधु। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई है चान्हो दाड़ो से। नेक्स्ट है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। इसके खोजकर्ता हैं अलमानंद घोष, ब्रजवासी लाल और वी.के. थापर। वर्ष कौन सा है, यह 1953 1960 है। नदी का घर है। जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ उत्खननकर्ता कौन है, अलमानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं वी.के. थापर। वर्ष 1953-60। नदी घग्गर, यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। यहाँ खोजकर्ता सूरजभान। वर्ष 1969। नदी घग्गर, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है। कोट दीजी पाकिस्तान में है। धुर्रे एवं फजल अहमद खान खोज किए थे 1935 में 1955 में। सिंधु नदी के किनारे किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे जो है का प्रमाण विकास मिला है, कोट दीजी से प्राप्त हुआ है। बनवाली जो कि हरियाणा में है, बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट है। वर्ष 1973। नदी सरस्वती, यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, खिलौना है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपड़ रूपनगर से जो है यज्ञ दत्त शर्मा 1955। नदी सतलज, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, रोपड़ पंजाब से प्राप्त होता है। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य जो है वो आपको यहाँ से प्राप्त होता है। रंगपुर एस.आर. राव। वर्ष 1954। भादर नदी के किनारे ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों का अवशेष, नालियां, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी, ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। आलमगीर जो कि मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आलमगीर खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1958। नदी हिंडन, मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से, आलमगीरपुर से। नेक्स्ट है सुतका कैंडोर जो कि पाकिस्तान में है। खोजकर्ता ऑरेंज अस्टाइन और जॉर्ज डल्स। दासक नदी के किनारे
तीन संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव अस्थि, इराक से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह, ये सब जो है सुत का गैंडोर से प्राप्त हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी, वर्ष 1982। नदी चेनाब, यहाँ से चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित वर्णाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतका गाह जो कि बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स खोजकर्ता, वर्ष 1962। नदी शादी कौर, 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, गुजरात, जगपति जोशी खोजकर्ता है। 1964 में सरस्वती नदी के किनारे कलश स्वाधान और घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ये सब यहीं से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा व सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग पास वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। पहला है पॉइंट कि वैदिक वेद शाब्दिक अर्थ क्या है। वैदिक काल जो है इसमें हम लोग पास जो पहला पॉइंट है ये है कि वेद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नामक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये 3 वेदों के लिए, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? ये आपको यजुर्वेद से प्राप्त होता है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को संबंधित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये आपको कठोपनिषद में प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये आपको केकय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? ये आपको उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? ये आपको चिनाब नदी के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है।
कौन से वेद में ऋग वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद ऋग वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? यह साम वेद है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण जो है आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। पूर्ण वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा नियंत्रित होता था? पूर्व वैदिक काल यानी कि प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थानों का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता है, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग सिक्का के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कुछ यहाँ पर वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द हैं, जिसमें कि गाय को इस समय गाय बोला जाता है, लेकिन प्राचीन समय में इसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब जिसका वध न किया जाए, गाय को अघन्या कहा जाता था। राजा को प्राचीन समय गोपा, अतिथि को गोहन या गोहंता, धनी व्यक्ति गोमत, युद्ध गविष्ठ गेसु या गम्य, पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि उर्वरा, पशु चारा योग्य भूमि खिल्य और हल से बनी नालियां सीता। एक बार फिर से, गाय को जो है वो अघन्या बोला जाता था। अघन्या मतलब जिसका वध न किया जा सके। राजा को गोपा बोला जाता था। अतिथि गोहंता गोहन, धनी व्यक्ति गोमत, युद्ध गविष्ठ गेस गम्य, युद्ध को गविष्ठ गेम गम्य, पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल धन्व, उपजाऊ भूमि उर्वरा, पशु चारा योग्य भूमि खिल्य, हल से बनी नालियां सीता। नेक्स्ट है यहाँ पर वेद के बारे में कि वेद जो है ब्राह्मण कौन कौन से, कितने सूक्त हैं? उपनिषद, अरण्यक, अध्येता, उपवेद। वेद पहला हम लोग के पास जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण जो हैं कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद में कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण है, जिसमें टोटल 1028 सूक्त है। इसमें कौशिकी और ऐत्रेय उपनिषद, अरण्यक ऐत्रेय और कौशिकी अरण्यक है। अध्येता को होत्री कहा जाता था, और इसमें वेद जो है आयुर्वेद है। प्रवर्तक यानी ऋग्वेद ब्राह्मण कौशिकी ऐत्रेय। ऋग्वेद में सूक्त 1028 सूक्त, ऋग्वेद उपनिषद कौशिकी ऐत्रेय, ऋग्वेद के अरण्यक ऐत्रेय कौशिकी, ऋग्वेद में अध्येता पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है। नेक्स्ट वेद है हम लोग के पास यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्रेय और शतपथ। तैत्रेय और शतपथ यजुर्वेद के ब्राह्मण है। उपनिषद तैत्रीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। यजुर्वेद जो है इसमें जो है तैत्रीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये सब क्या है? यजुर्वेद के उपनिषद हैं। अरण्यक, तैत्रीय, बृहदारण्यक, शतपथ अथर्वयुग पढ़ने वाले को जाता है, और धनुर्वेद उपनिषद। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में ब्राह्मण 25 ब्राह्मण है।
इसमें 1810 मंत्र हैं। केन और छेनयोग्य, उपनिषद, अरण्यक, याज्ञिय, छांदोग्य, अधेता, उद्गाता और गंधर्व वेद इसका जो है उपवेद है। सामवेद में ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, 1810 सूत्र मंत्र है। उपनिषद केन, छंदोग्य, अरण्यक, याज्ञिय, छंदोग्य, अध्येता, उद्गाता, उपवेद, गंधर्व वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण अथर्ववेद का गोपथ, कुल 6000 मंत्र। इसमें कितने हैं? 6000 मंत्र हैं। और मांडक्य, प्रश्न और मुंडक, मांडक्य, प्रश्न, मुंडक ये इसके जो है उपनिषद है। और इसके उद्धेता को ब्रह्मा कहा जाता है। और शिववेद इसका जो है तत्वत ब्राह्मण का उपवेद है। पारसियों के ग्रंथ जीत अवस्था में जिस अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ध्यान रखना होगा, पारसियों के ग्रंथ जीद अवस्था जिस अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है, पारसियों के जो ग्रंथ है जीद अवस्था में जिस अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। नेक्स्ट हम लोग पास, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये आपको बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। ये आपको अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ये आपको ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऋग्वेद संहिता के दूसरे और 5वें मंडल तक, 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इसे गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि और धर्म कांड में था। प्रसिद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये आपको परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट है आपका 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। दसरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका मुख्य स्रोत जो है वो पशुपालन एवं कृषि। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? आपको जौ के लिए प्रयोग किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? ये आपको वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है।
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वो आपको ब्राह्मणी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ये उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गम्य ये आपको बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों का माता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हम लोग के पास जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? ये जैन धर्म का है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? उसे निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है?
जैन धर्म में श्रवण का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्षीय अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। गंग वंश के राजा राजमहल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गुप्तेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के रूप में के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? ये आपको जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वो है आपका शमशेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन साहित्य में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। किम जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किम जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वो है आपको प्रथम जैन संगति में। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थकारों के क्रम में सबसे अंतिम में जो है महावीर थे। महावीर जो थे वो चौथे तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार, जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार। पिता सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था। वची संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा कुंडलीय गोत्र के राजा की पुत्री थी। पुत्री प्रियदर्शना प्रमुख उपाधि केवलीन, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अभेद पूज्य उपाधि मिला हुआ था। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगिरी बिहार के
72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? वह कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किन जैन रचनाओं में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत में मिलता है। बाबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? बाबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीविकों के आवास के लिए बाबर की गुफाओं का उपयोग किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो वो ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महावत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया। जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है। जैन संगति वर्ष स्थान अध्यक्ष। जैन संगति प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष असूलभद्र थे। द्वितीय संगति 512 ईसा पूर्व में। स्थान वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष क्षमा श्रवण। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात असूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात असूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी को दिगंबर कहा जाता था या कहा गया। देखिए हम लोग के पास बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? वो आपको त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई।